So let me start acid, bases and salt of the class 10 in a short वीडियो कि क्या क्या हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ना है। देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया कि कंपाउंड जो है जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। पहला चीज आपको ये जानना है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे और फास्ट इसको कवर करते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ एसिड एंड बेस आपको पढ़ना है यहाँ पे। देखिए तो इसमें इंडिकेटर्स बेसिकली हम लोग लिटमस पेपर लेंगे, मिथाइल ऑरेंज लेंगे, फेनोल्फेथलीन लेंगे एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये मैन मेड इंडिकेटर्स हैं। तो पहले आप इन 3 इंडिकेटर्स पे देखते हैं कि हमारा एसिड और बेस किस तरह से रिएक्ट करता है। तो व्हेन लिटमस पेपर में आपका एसिड अगर है तो ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट हो जाती है। इफ देयर इज अ बेस तो रेड टू ब्लू होता है। तो ये आपको लिटमस पेपर के टेस्टिंग में आपको ध्यान रखना है। ओके, सेकेंड हो गया मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज की टेस्टिंग में अगर एसिड को मिथाइल ऑरेंज के साथ टेस्टिंग करते हैं, इट कन्वर्ट इनटू रेड कलर एंड बेसिस फॉर के लिए येलो। ओके, फेनोफेथलीन आपके टेस्टिंग में अगर एसिड के साथ आप टेस्ट करते हो फेनोफेथलीन टेस्टर को, तो ये कलरलेस में आपकी कन्वर्ट, एसिड आपका कलरलेस हो जाता है एंड बेसिस के लिए ये पिंक कलर में कन्वर्ट होती है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपके स्मेल के बेस पे हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है। तो सपोज अगर हमें अनियन स्मेल एसिड के एसिड अनियन स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो अनियन स्मेल ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के पास अगर आप एसिड को लेकर जाते हो, फॉर एग्जांपल अनियन, तो वो इसके स्मेल को एसिड डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। वेन एवर अगर बेसिस रहा तो वो अनियन स्मेल को डिस्ट्रॉय करती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा 4 इंडिकेटर हमको यहाँ पे पढ़ना था। फेनोफेथलीन में आपने देखा फेनोल्फेथलीन इंडिकेटर जब भी एसिड के पास जाएगी तो कलरलेस पिंक एंड मिथाइल ऑरेंज का रेड, येलो, ब्लू टू रेड एंड रेड टू लिटमस। ये 4 आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए आपका ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या है? द एसिड प्रेजेंट इन अ प्लांट materials या animals, they are called the organic acids and it is not a harmful. Okay, and second one, mineral acid. These acids are prepared from the minerals of the earth and these are the called mineral acid. And for example, hydrochloric acid, sulfuric acid and a nitric acid, these are the strong acids। नेक्स्ट टॉपिक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड है ना वीक एसिड। इन जनरल आपको ये टॉपिक जानने हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में यही है आपके जितने भी मिनरल एसिड अभी मैंने बताया, HCl, H2SO4, HNO3। एंड वीक एसिड में आपके नॉर्मली ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं, एसिटिक, एथेनोइक, फॉर्मिक, साइट्रिक, ये सारे एसिड्स आ गए। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में फर्स्ट आपको करना है एसिड की प्रॉपर्टी। सिंपली फर्स्ट है कि सोर टेस्ट में होती है। टेस्ट में क्या होता है? SOUR, सोर टेस्ट होता है। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है जैसा कि हमने बताया। और फिर हमारा मेन प्रॉपर्टी आता है एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है कब? व्हेन ऑल एसिड्स डिजॉल्व इन अ वाटर। ऑल एसिड्स डिजॉल्व इन अ वाटर, बट एक्सेप्शनल है यहाँ पे डिजॉल्व इन अ वाटर। तो बेस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी एसिड्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। देयर इज अ रीजन बिकॉज ऑल एसिड व्हेन कंडक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी डिजॉल्व एसिड, तो ये H+ आयन में डिसोसिएट होती है। दैट इज द इम्पोर्टेंट हियर। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। तो HCl जब भी आपका एक्वस HCl जिसको हमने वाटर में डिजॉल्व है, एक्वस HCl जब भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होगी तो H+ आयंस में ये डिसोसिएट हो जाती है, H+ आयन एंड Cl आयंस। तो मेन क्या है कि ऑल एसिड्स dissociate in a H+ ion when dissolve in a water। तो you have to learn here कि all acids dissolve in a when dissolve in a water gives H+ ion। जब भी H+ ion देती है it is a chargeable, ionized होती है, chargeable होती है, that's why it conduct electricity। तो ये आपको ध्यान रखना है। all acids except 2 acids जो आपके when dissolve in a water does not give H+ ion, that's why they do not conduct electricity। इसका एग्जाम्पल है कि आपका ग्लूकोज एंड अल्कोहल। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए ग्लूकोज एंड अल्कोहल। एक्वस सॉल्यूशन क्लियर हो रहा है आपका? जब भी हम ग्लूकोज या अल्कोहल को पानी में मिलाते हैं, दे डू नॉट
so acidic property. Why? Because they do not dissociate or break down into H plus ion. ओके, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो ये एक आपको पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट में ध्यान रखने हैं. एंड ऑल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? अगेन आई एम रिपीटिंग, बिकॉज H प्लस आयंस, वो H प्लस आयंस में आपके ब्रेक होते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लेते हैं. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट हियर. और एक पॉइंट और आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि ड्राई HCl होंगे या ड्राई सल्फ्यूरिक एसिड होंगे या ड्राई नाइट्रिक एसिड होंगे, डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. यहाँ पे वो इंडिकेटर्स भी वर्क नहीं करेंगे बिकॉज ये H प्लस आयंस में ब्रेक नहीं होंगे. इट हैज नो H प्लस आयन इन इट. इसके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक में आप यूज ऑफ मिनरल एसिड देख सकते हो. सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, पेंट्स, डाई, केमिकल्स एंड प्लास्टिक, कार, बैटरी एक्सेट्रा. तो आप ये वाला ये टॉपिक यहाँ से रेफरेंस से या कहीं से भी आप इसको देख सकते हो. ये यूजेज यहाँ. इसके नाइट्रिक एसिड में आपको फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव्स कुछ फाइन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं लाइक TNT. और आपका हाइड्रोक्लोरिक का रिमूविंग ऑक्साइड्स फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स बिफोर गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन के पहले जो भी ऑक्साइड्स होते हैं स्टील में, उसको रिमूव करने में आपके HCl का यूज है. इसके अलावा आपके लेदर इंडस्ट्रीज में भी आप इसके यूज को बता सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्योंकि मैं बहुत ही क्रैश कोर्स में जैसे आपको लेके चल रही हूँ कि व्हाट यू हैव टू लर्न इन एसिड बेसिस, बेसिक चीजें आपको क्या क्या पढ़नी है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है bases. Bases is just opposite of the acid. Those bases dissolve in a water, they are called the alkali. For example, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide and etc. तो all bases are what common? और सभी bases में common क्या है? तो all bases में ये common है कि when it is a dissolve in a water, that is known as the alkali. जब भी हम इसको पानी में dissolve करते हैं, then it gives a Na, यहाँ पे तो NaOH है तो एक्वस, इट गिव्स अ OH आयंस. तो जितने भी आपके एल्कलीज हैं, बेसिस हैं, दे डिसॉल्व इन अ वाटर एंड गिव द OH आयन. एज एसिड गिव H प्लस आयन, बेसिस गिव अस OH आयंस. ओके, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई आपकी. बीटर टेस्ट हो गया, जैसे एसिड में सो टेस्ट था और यहाँ सोपी सोपी फीलिंग आती है, और उसमें ब्लू टू रेड था, यहाँ पे रेड टू ब्लू याद करोगे आप. और ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी करते हैं, क्योंकि जैसे उसमें H प्लस आयंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्पेलिंग्स आप देख लो बिकॉज मैं बेसिक पढ़ा रही हूँ. तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज व्हेन इट डिसॉल्व इन अ वाटर इट डिसोसिएट इनटू OH आयन. OH आयन में ये ब्रेक होते हैं, इसलिए सारे के सारे जब भी हमारा आयंस में ब्रेक होता है तो मूवेबल चार्जेज होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे कि यहाँ पे जब भी बेसिस रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो H2 गैस देते हैं. क्या देते हैं? H2 गैस. फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट किया जिंक के साथ में, हीट किया हमने, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है? Na2ZnO2. ये सोडियम जिंकेट हुआ. ये सब आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस याद रखने होंगे और इसमें प्रैक्टिस आप करो, बट बेसिक्स तो आपके यही हैं जो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो. तो H2 गैस देता है, सोडियम जिंकेट और H2 गैस. तो जब भी जितने भी बेसेस हैं जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, दे प्रोवाइड अ H2 गैस. ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट टॉपिक हो गया बेस रिएक्ट विथ एसिड. जब भी बेस आपका रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ये हमारा बेस हो गया. बेस में आप देखोगे कि सारे जो भी कंपाउंड में रहेंगे सब में OH आपको दिखेंगे, और एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं, मैं सल्फ्यूरिक एसिड लेती हूँ H2SO4, ये आपका बेस हो जाता है और ये आपको एसिड हो जाता है. क्योंकि अभी आपको क्रैश कोर्स में बहुत फास्ट वे में सब कुछ पढ़ना है और बेसिक इसी तरह से रिवाइज करनी है. तो आप देखो इसमें सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म बनते हैं. जब भी एसिड और बेस का रिएक्शंस होता है तो क्या बनता है हमारा? सॉल्ट. तो Na2SO4 यहाँ रिएक्शंस में हमारे ऑब्टेंड हो रहे हैं, तो ये हमारा सॉल्ट हुआ प्लस वाटर. ओके, ये आप इस तरह के कई इक्वेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो एसिड और बेस के रिएक्शंस में. तो एसिड बेस में व्हेन एसिड एंड बेसिस कंबाइन they neutralize the reaction and provide a salt and a water. एक एग्जांपल आप और यहाँ पे देखो,
तो ऑल एसिड्स प्रोवाइड H प्लस आयन, ऑल बेसिस प्रोवाइड OH आयन। तो जब भी H प्लस आयन OH आयन कंबाइंड होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। दे न्यूट्रलाइज, ना ही उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है ना ही बेसिस, एंड दे फॉर्म अ वाटर। ये आपको देखना है। नेक्स्ट हो जाता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है फॉर द एसिड और अ बेसिस के इंडिकेशन के लिए पीएच स्केल होती है। अब आप देखिए 0 to 7 अगर हम देखते हैं तो ये मोर एसिडिक हो गया, ये पार्ट हमारा मोर एसिडिक हो गया, ठीक है। जैसे ही हमारा 7 to 0 की तरफ जाते हैं हमारा मोर एसिडिक होता है। सपोज हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी एसिडिक पीएच वैल्यू 6 है और किसी की 5 है, तो 5 इज अ मोर एसिडिक देन द 6। ओके, तो इस रो में आप देखोगे कि इट इज अ मोर एसिडिक, एंड 7 जो है वो आपका क्या है, न्यूट्रल कहलाता है, न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिस। और इधर से जब आप 7 to 14 बढ़ोगे तो ये आपका मोर बेसिस होता जाएगा, मोर बेसिस। ओके, लाइक सम ऑब्जेक्ट हैज अ पीएच वैल्यू 8 एंड someone is a 9, तो which one is a more basis? More basic is a 9, okay, or a 10 suppose, और a 9 point something। तो ये इस रो में आपका बेसिस क्या हो जाता है, इंक्रीज करता जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। फॉर पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस, आप यहाँ से जरूर इसे रीड आउट कर लोगे। कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो है उसकी पीएच 0 हो गई, डाइल्यूट HCl उसकी 1 हो गई, गैस्ट्रिक जूस इसका पीएच वैल्यू 1.4 है। इस तरह से इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देख सकते हो, हाउ मच इट इज एसिडिक। लाइक अ मिल्क है तो 6.5 है, आप इसको न्यूट्रल नहीं कह सकते हो, इसका पीएच स्केल क्या है, 6.5 है, एंड सो ऑन। इसी तरह सलाइवा आपका हो गया, सलाइवा आफ्टर मिल, बिफोर मिल, तो उसकी यहाँ पे देखिए ये बेसिस में आ जाएगा। सलाइवा आफ्टर मिल आपके एसिडिक में आएगा। ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है, 7.4x। तो ये चार्ट आप यहाँ से थोड़ा सा स्टडी कर लोगे। ओके, आप यहाँ से चाहो तो इसकी एक फोटो लेकर के आप इसको स्टडी कर लो, या फिर मैं इसकी फोटो डाल देती हूँ आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ द पीएच इन आवर डेली लाइफ, यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है जो आपके रीजनिंग क्वेश्चंस में आते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? HCl जो है आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपकी हेल्पफुल होती है फॉर द डाइजेशन इन आवर फूड, बट व्हेन देयर इज अ मोर एसिडिक, इसकी एसिडिक पीएच वैल्यू अगर आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है एक्सेस HCl से, ये हेल्पफुल है, बट एक्सेस HCl से आपका क्या हो जाता है, पेन और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस पे ध्यान रखते हैं कि अगर एक्सेस HCl हो गया तो आप न्यूट्रलाइजेशन पे ध्यान रखोगे। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, MgOH2 की मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप इसको बोल सकते हो। बेकिंग सोडा, ये सारे क्या है, क्या है, इसमें बेसिस है। तो जब भी एक्सेस एसिड हो गया तो हम लोग उसमें बेसिस मिलाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके इनटेक लेने से हमारा ये जो पेन है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो खत्म होती है। दूसरी पीएच की आपकी जो है वैल्यू, वो हमारे टूथ डिके में है, हमारे दांत के जो इनामेल्स में जो कैविटीज लग जाती है, तो वहां पे आप इसको देख सकते हो कि पीएच का किस तरह से इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी टूथ डिके स्टार्ट कब होती है, जब आपके पीएच की जो वैल्यू है पीएच की, वो 5.5 से बिलो हो जाती है। तो बिलो टू 5.5, तो टूथ डिके कब, टूथ में कैविटी लगना, ये सब कब होता है, जब आपके पीएच वैल्यू टूथ की, दांतों की 5.5 से बिलो होने लग जाती है। तो स्ट्रॉन्ग टीथ पे, इनामेल में यहाँ पे अटैक हो जाता है किसके, कैविटीज के। और ये जो आपके टूथ इनामेल मेड ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट जो होते हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं कॉरिडेड, इसमें मतलब कैविटी बनने लग जाती है। ओके, तो पीएच के इस वैल्यू को हमें मेंटेन करना होता है, इससे बिलो होने पे टूथ डिके होगी। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिवेंशन के लिए हम इस तरह के उसका यूज करते हैं टूथपेस्ट का, जो माउथ के एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके और हमें प्रिवेंट कर सके टूथ डिके से। ओके, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि 5.5 से बिलो नहीं होना चाहिए रेंज, बिकॉज इसके कैल्शियम इनामेल ऑफ, आप इसको ये भी याद रखो कि टूथ इनामेल जो है कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है। टूथ, यहाँ पे टूथ इनामेल
मेड ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट। और अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हो, बुक में देख सकते हो, क्योंकि ये मैं तो आपको फास्ट में समझा रही हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, बस इतने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं एसिड बेस में। ओके, तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है, आप पीएच को प्लांट्स और एनिमल्स में भी देख सकते हो कि अगर प्लांट्स और एनिमल्स भी पीएच के चेंज होने से काफी इफेक्टिव होते हैं, दे आर ऑल्सो सेंसिटिव बाय द पीएच चेंजेस। जैसे आप प्लांट ग्रोथ में देखोगे, अगर हमारे सॉइल की पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, पीएच वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, पीएच वैल्यू इंक्रीज कर गई तो ये मोर बेसिस हो गया, इसमें मोर बेसिस हो गया या एसिडिक हो गया, जैसा भी आप ले लो। अगर सपोज मोर बेसिस हो गया तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे, क्योंकि हमें न्यूट्रलाइज करना है। अगर हमारी सॉइल बहुत ही एसिडिक हो गई, देन वी हैव टू ऐड द बेसिस लाइक हम लोग क्विक लाइम यूज करेंगे, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोल रहे हैं। क्विक लाइम यूज करेंगे, सेल्फ लाइम यूज करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हम लोग यूज करेंगे इस एसिडिक प्रॉपर्टी को कम करने के लिए। ओके, तो इस तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है। पीएच स्केल सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे जो पीएच रेंज है वो जो हमारा नॉर्मल बॉडी का रेंज है, ये भी आपको जानना है, नॉर्मल बॉडी रेंज जो होती है वो किस पीएच को सस्टेन कर सकती है, सर्वाइव हम उसमें कर सकते हैं। 7.0 टू 7.8 इस रेंज पे आपको ध्यान रखना है। अगर हमारा वाटर इस रेंज को आउट होता है, बहुत ही इधर की तरफ आ जाता है, तो एसिडिक आ गया ये। तो एसिडिक इज डेंजरस फॉर द एक्वेटिक वाटर है ना। तो फिशेस और जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दे विल बी सर्वाइव एंड दे कैन नॉट डाई इफ मोर एसिडिक हो गया। तो फॉर मोर एसिडिक वी ऐड द बेसिस टू मेक इट न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो आपको ये चीज देखना है कि टू प्रिवेंट द फिश इन द लेक फ्रॉम बीइंग किल्ड, वी हैव टू इफ देयर आर मोर एसिड रेन, इस तरह से हमारा हो गया, तो वहां पे बेसिस ऐड करके उनका प्रिवेंशन करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे सम कॉमन सॉल्ट, जिसके रिएक्शंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से करना है, यहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया कि हाउ टू फॉर्म कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट किस तरह बनता है, बहुत ही बेसिक है ये। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको आप कॉस्टिक सोडा भी बोलते हो, प्लस HCl सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दोनों जब भी मिलते हैं तो आपके NaCl, दैट इज आवर कॉमन सॉल्ट, प्लस H2O, ये फॉर्म होते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है जो आपका है वो है फॉर्मेशन ऑफ NaOH, जिसको आप कहते हैं कॉस्टिक सोडा। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द, जो भी रिएक्शंस मैं आपको बताने जा रही हूँ, इट इज ऑल्सो नोन एज द क्लोरो एल्कली रिएक्शंस। आप इसको हाउ टू फॉर्म NaOH एंड व्हाट इज अ क्लोरो एल्कली रिएक्शंस, इस तरह से भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। व्हाट इज अ क्लोरो एल्कली रिएक्शन, हाउ फॉर्म NaOH। एंड यहाँ पे एक और भी पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ ए two gases or a three product, like this way. Write the name of gases, which obtained in a chloroalkali process। तो ये जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखिए। यहाँ पूछने के तरीके अनेक हैं, बट बहुत ही सिंपल आंसर इसका हर कंडीशन में। What is a chloroalkali process? When electricity passed through NaCl, aqueous NaCl, तो NaCl हो गया आपका NaCl, और जब ये aqueous हुआ तो aqueous NaCl को आप ब्राइन भी कहते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। When electricity जो pass through the aqueous NaCl और रिएक्ट हो रहा है ये वाटर से, ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पास्ड हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास्ड हो रही है तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी कहलाती है। आप यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ओके, अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं तो आपको ये क्रैश कोर्स के ही तहत बनाया गया है, तो आप इतने फास्ट वे में यहाँ से रिवीजन ले सकते हो।
और आसानी से आप यहाँ से सीख सकते हो कि NaCl, एक्वस NaCl को ब्राइन कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट वी गेट अ NaOH, जिसकी प्रिपरेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, डेट इज अ कॉस्टिक सोडा, प्लस हमारा जो दूसरा गैस मिलता है ये NaOH मिल गया हमें, कॉस्टिक सोडा, और Cl2 गैस प्लस H2 गैस हमें यहाँ से मिलती है। दो चीजें हमारे को यहाँ, तीन प्रोडक्ट मिलते हैं जिसमें कि ये दो गैसेस हैं। दिस इज नोन एज द क्लोरो एल्कली प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज भी पूछी जाती है कि जो क्लोरो एल्कली प्रोसेस है, दैट इज द एक्वस NaCl पास थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी वी गेट दिस थ्री प्रोडक्ट इन अ वन टाइम। ओके, एंड इसके यूजेज क्या हैं, तो आप यहाँ पे यूज भी आपके बुक में दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लोरीन के यूज, हाइड्रोजन के यूज, HCl के यूज, सारे आप यूज वहां से लर्न कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट मेन सॉल्ट हो गया, वो है नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का किस तरह से फॉर्मेशन होता है, ये यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, अ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इन अ क्लोरो एल्कली प्रोसेस दैट इज यूज टू फॉर्म अ प्रोडक्ट लाइक इनडायरेक्ट वे में। तो आपको यहाँ पे बस इस तरह से समझना है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2 है, और ये किस तरह से बनती है। तो ये आप रिएक्शंस याद रखोगे, CaOH2, जिसका आपको नाम भी याद रखना है, सेल्फ लाइम। ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ रखा है, तो अब ध्यान रखने की जरूरत है कि सेल्फ लाइम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो ब्लीचिंग पाउडर देती है CaOCl2 प्लस वाटर। तो सिंपल इज डेट। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट हमको यूजेज याद रखने कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या क्या है। तो देखिए, ब्लीचिंग से ही आपको पता चलती है, ब्लीच करना मतलब व्हाइटनिंग करना। तो ये पेपर इंडस्ट्रीज में हो गया, पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो कपड़ों की इंडस्ट्री है, हर जगह यहाँ ब्लीचिंग का जहाँ पे भी यूज है ब्लीच करने का, तो वो वहां पे कॉटन, लिलन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सारे के सारे ये ब्लीचिंग पाउडर से ब्लीच किए जाते हैं। तो इसके यूज एक आप ये लिख सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर का यूज आपका क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग में भी है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो क्लोरोफॉर्म के यूज में भी है। तो यहाँ से आप दूसरा यूज इसका ये लर्न कर सकते हो। तीसरे यूज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इसको ले सकते हो कि ऑक्सी एक बहुत ही बेहतरीन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट यूज आप इसमें यहाँ पे ले सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट कर देता है, यानी ड्रिंकिंग वाटर को क्या करने में हेल्पफुल है, ये क्लियर करने में, फ्री फ्रॉम जर्म्स। ओके, तो ये भी इसका मेन यूज है, मेकिंग क्लीन वाटर, ठीक है, और मेकिंग वाटर फ्रॉम फ्री जर्म्स उससे हटाते हैं। तो ये बेसिक आप यूजेज यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हो कि पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म का यूज आपको पता ही है, सुनते आते हो आप लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो भी कई बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में। हाउ टू प्रिपेयर अ बेकिंग सोडा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए आप कि NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, उसमें हमें एक अमोनिया ऐड करना है, प्लस H2O पानी ऐड करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करना है। अगर इन चारों को हमने ऐड किया, वी गेट अ बेकिंग सोडा, NaH। किचन में आपने बेकिंग सोडा का नाम सुन रखा है, NaH, ये बेकिंग सोडा हो गया, प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, और जब आप फर्दर आप बेकिंग सोडा को फर्दर आप फीड करते हो, यहाँ पे आपका फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा हो गया। तो पहले हम इसके यूज देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा का यूज क्या है बेसिकली, जो आप आराम से याद रख सको। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज अ बेकिंग सोडा, एंटी एसिड्स में बहुत ही अच्छा इसका यूज होता है। क्या, एंट एसिड्स हो गया, टू रिमूव द एसिडिटी, ओके,
बेकिंग एल्काइन, बेकिंग सोडा का नाम ही, और किचन प्रोडक्ट है ये। तो हर किचन प्रोडक्ट में बेकिंग पाउडर्स यूज होते हैं। एंटी एसिड्स हो गया, किचन प्रोडक्ट हो गया, किचन प्रोडक्ट में आप ब्रेड बिस्किट्स बनाने में जो भी है यहाँ पे, ये इनका इस तरह से यूज आप काफी लिख सकते हो, केक बनाना, ये सारे। और तीसरा यूज आप इसको नहीं डिनाई कर सकते हो, और बहुत ही आसान है याद रखना, दैट इज अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर यूज है इसका, मीन्स आग बुझाने में। जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें भी बेकिंग सोडा का इंपॉर्टेंट रोल है। आप इसे भी पढ़ सकते हो यहाँ पे। ये पार्ट आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और नॉलेज में भी आपके होनी चाहिए। देखिए इसमें आप छोटे से ट्यूब में आप देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बेकिंग सोडा है यहाँ पे। ओके, तो इन दोनों में जब भी रिएक्शंस होते हैं, ओके, यहाँ पे जब भी रिएक्शंस होते हैं, जब भी नॉब प्रेस की जाती है, तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और उसी रिएक्शन से आपके क्या हो जाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज हो जाता है। तो बहुत ही डिटेल में आपके बुक में दे रखी है, यू कैन इफ यू वांट टू बी लर्न, तो वहां से आप रीड कर सकते हो। अदरवाइज इट इज अ वेरी सिंपल वन, कि देयर इज अ इन अ स्मॉल ट्यूब देयर इज अ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, व्हेन इट रिएक्ट दे गिव अ CO2। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा नाम से ही पता चल रहा है आपको क्या है। वॉशिंग सोडा हम सबके घर का एक प्रोडक्ट है, बेसिक प्रोडक्ट है। तो देखिए वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होती है। जब यहाँ पे आपका बेकिंग सोडा बना, तो बेकिंग सोडा को हम जब फर्दर हीट करते हैं NaHCO3, तो फर्दर हीटिंग पे ये हमें मिल जाती है Na2CO3। इस तरह से आप देखो लर्न रख सकते हो, प्लस CO2 प्लस वाटर, इसके रिएक्शंस को बैलेंस करोगे तो ये चीजें मिल बनकर आ रही है, प्रोडक्ट ये फॉर्म हो रही है। तो ये जब भी आपका Na2CO3 है, इस प्रोडक्ट को आपको ध्यान रखना है। इस प्रोडक्ट में जब भी Na2CO3 में आपके 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, 10H2O, देन इट बिकम अ वॉशिंग सोडा। तो इसका फॉर्मेशन, इसका नाम क्या हो जाता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि मैंने क्या बोला आपको, कि बेकिंग सोडा का जो रिएक्शंस आपने याद रखा है NaHCO3, when it is a further heated, it converted into sodium carbonate and it combined with a 10H2O, it form a washing soda। And all you know the what is the use of the washing soda। वॉशिंग सोडा का यूज आपको डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज इसकी पता है, क्लीनिंग प्रॉपर्टी मालूम है, और भी आप प्रॉपर्टी आप अपने बुक से आगे और देख सकते हो, बट दिस इज द बेसिक वन। नाउ नेक्स्ट है आपका पीओपी। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाफ H2O रहते हैं। इसका कैसे फॉर्मुलेशन होते हैं, तो पीओपी के फॉर्मेशंस आपसे अगर बेसिक फॉर्म में आपको याद नहीं रहते हैं तो देखो बहुत आसान तरीका है कि कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, उसमें दो वाटर मॉलिक्यूल्स है, कैल्शियम सल्फेट के साथ दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। व्हेन इट इज हीटेड एट अ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट की जाती है, इट मीन 373 केल्विन पे जब हम हीट करते हैं, तो ये हीट होने के बाद ये हमें मिल जाता है पीओपी, COSO4 हाफ H2O मॉलिक्यूल आपके रह जाते हैं, एंड 1.5 आपके यहाँ पे डिसोसिएट हो जाते हैं, ये आपका वाटर। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, पीओपी कहलाते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पीओपी में एक और आपको चीजें यहाँ पे पढ़नी है कि इफ देयर इज अ if calcium sulfate into a one water molecule, then it cannot be said at a POP। if there is a two water molecule, three water molecule, it cannot be say the POP। POP कभी के तभी कहलाएगी जब इसके कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। तो इसके आगे आप पीओपी के आप यूजेज आप वहां से देख सकते हो। सेटिंग ऑफ द पीओपी इज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ द फॉर्म द क्रिस्टल ऑफ द जिप्सम। ओके, हार्ड होते हैं और फ्रैक्चर्स जब भी होते हैं तो पीओपी का एक सॉलिड यूज आपने पढ़ रखा है, जानकारी में है आपके। ओके, एंड टॉयज वगैरह बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में भी, चीप ऑर्नामेंट्स में भी आपके इस तरह के पीओपी के काफी सारे यूज हैं। एंड केमिकल लेबोरेटरीज में भी इसके यूज है। तो मेनी यूजेस आर देयर, यू कैन रीड बाय द बुक
ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये आप ध्यान से देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिल्कुल हम लोग अपने चैप्टर के एंड में बढ़ रहे हैं और बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं। तो आप यहाँ से सारी मतलब सारे ऑलमोस्ट टॉपिक हो गए हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपका एसिड बेस बिल्कुल आधे घंटे में आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? देखिए, वाटर मॉलिक्यूल विच इज अ फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल्स में कितने पानी के कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कितनी पानी के बूंदे हैं, अगर आप ऐसे समझना चाहो तो उसे हम इस तरह से ले सकते हैं। ओके, हर कंपाउंड में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो हाउ मच वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ 1 यूनिट फॉर्मूला सॉल्ट। तो हाउ यू डिफाइन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ 1 यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। फॉर एग्जांपल देखिए, कैल्शियम सल्फेट है इंटू 5H2O, तो इसको आप क्या बोलोगे? आप इसको पेंटाहाइड्रेट बोलोगे। पेंटा, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स वाटर हैं तो इसको पेंटाहाइड्रेट बोलोगे आप। ओके, इसी तरह से CaSO4 इंटू 2H2O है तो इसको आप क्या बोलोगे? डाईहाइड्रेट बोलोगे। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो ये आपको समझना है। जब भी हम इसको डाईहाइड्रेट, स्पेलिंग आपको लिखना होगा DIHDRAT, ठीक है, डाईहाइड्रेट। तो जब भी हम यहाँ पे इसको वाटर मॉलिक्यूल्स को या इस प्रोडक्ट को हम हीट करेंगे स्ट्रांगली तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये आपके कलर चेंज होंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे देखने को। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट के 5H2 है तो इसका आप कलर देख सकते हो, क्या है? ब्लू है। जब आप स्ट्रांगली हीट करते हो तो ये अनहाइड्रेस होके कैल्शियम कॉपर सल्फेट, यहाँ कॉपर सल्फेट का मैंने लिया है, कैल्शियम सल्फेट इसके पहले था, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में आप ब्लू कलर है, हीट करने के बाद आपके क्या हो जाते हैं? व्हाइट हो जाते हैं। और आपके यहाँ से वाटर क्या हो जाते हैं? हीट करने के बाद एवोपरेट हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, इसी तरह से डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल रिवर्सेबल प्रोसेस होते हैं। जब भी आप कॉपर सल्फेट को यहाँ पे 5H2O वाटर को ऐड करोगे तो हाइड्रेटेड बन जाएगा ये। जब आप हीट करोगे तो डिहाइड्रेटेड। तो ये बेसिक चीजें आप यहाँ से देख सकते हो, बट बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे इस बुक में यहाँ पे ये कलर्स भी देख सकते हो कि किस तरह से वाटर क्रिस्टलाइजेशन से कलर पे इफेक्ट पड़ता है। और भी आप यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फेरस सल्फेट है 7H2 है तो ग्रीन कलर में है। जब उसको आप हाइड्रेट कर लोगे, हीट कर दोगे तो उसके कलर नॉर्मली चेंज हो जाएंगे। ओके, तो होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ से सारे आप टॉपिक यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है। और एक बार आप इसके MCQ कर सकते हो। MCQ करने से आप अपनी प्रैक्टिस और भी बेहतर कर सकते हो और कई सारे रिएक्शंस आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने आपको कंप्लीट कराने की कोशिश की है, और एक बार आप जब भी वीडियो को देखोगे तो आप सारे टॉपिक को रिकॉल कर सकते हैं यहाँ से। ओके देन, बाय बाय।